Hi everyone, welcome all of you in this session। तो आज के इस सेशन में हम कंप्यूटिंग के बारे में देखने वाले हैं। एक्चुअली कंप्यूटिंग क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सोचते हो, जब क्लाउड कंप्यूटिंग को आप सीखने जाते हो, तो उस टाइम आपको उसके कंसेप्ट में फोकस करना होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के एक कंसेप्ट क्यों आई, इससे पहले कौन सी कंसेप्ट थी, और जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंसेप्ट है, ये किस कंसेप्ट के बेस पे बनी हुई है, एक्चुअली एक वर्क क्या करती है, और यही कंसेप्ट क्यों फेमस हो गई, इसके बारे में भी आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली सीन यहाँ पे ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले कौन सी ऐसी कंप्यूटिंग थी जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे वो यूज़ करते थे, और वो कंसेप्ट क्यों स्टॉप हो गई, इसमें ऐसी कौन सी कमी थी उस कंसेप्ट में, वो हम अब देखेंगे। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी टाइप्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग हो गया, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग है, क्लस्टर कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि एक्चुअली डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या था, और क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या था, क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या था, और ग्रिड कंप्यूटिंग क्या था, और उसके बाद हम फाइनली क्लाउड कंप्यूटिंग को देखेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में एक्चुअली सीन ये है कि यहाँ पर एक डेस्कटॉप मैं अभी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप ले लिया है। ओके, तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में सीन ये होता था एक्चुअली कि जो भी यूज़र्स थे हमारे, ये यूज़र पर्सनली उनको एक डेस्कटॉप दिया जाता था, पर्सनल एक लैपटॉप दिया जाता था, और उस पर जो भी क्लाइंट्स का वर्क हो, जो भी खुद का वर्क हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो, वो पूरा का पूरा वर्क इस डेस्कटॉप पे किया जाता था। तो सीन ऐसे होने लगा कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई, उसी टर्म में क्लाइंट्स भी बढ़ते गए, और क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी बढ़ती गई, वर्क भी बढ़ता गया। तो वर्क को हैंडल करने के लिए ये जो सीपीयू आप यहाँ पे देख रहे हो, इस सीपीयू में रैम और रोम सभी होता है, आपको भी मालूम होगा, ये डिस्क वगैरह सब कुछ होता है। तो इसको उनको रेगुलरली अपडेट करना पड़ा, कुछ दिनों के बाद अपग्रेड करना पड़ा, और ये जो सीन है वो बहुत होने लगा यहाँ पे। और इसमें क्या होगा कि जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं, हमारे जो एडमिन होते हैं, उनका वर्क बहुत बढ़ने लगा। और कुछ कुछ टाइम ऐसा भी होने लगा कि वो जो मेमोरी है फुल होने लगी, और लैपटॉप स्लो, डेस्कटॉप स्लोनेस स्टार्ट होने लगा, और बहुत सारे इशू भी आने लगे। तो इसी रीजन से ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग बहुत दिनों तक नहीं चला, और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए नया कंसेप्ट स्टार्ट किया। उसका नाम था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। मैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट बना कर रखा हूँ। ओके, तो ये है हमारा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में सीन क्या है अभी, कि जब भी अभी आपने देखा कि डेस्कटॉप में कोई सर्वर वगैरह ऐड नहीं था, डेस्कटॉप में जो भी हमका यूज़र का क्लाइंट का वर्क करना था तो खुद हम डेस्कटॉप पे करते थे, और उसका जो भी डेटा होता था, जो भी उसकी जो फाइल्स, मतलब जो भी उसका डेटा था, वो डेस्कटॉप के सीपीयू में सेव होता था, उसके रैम में सेव होता था। ओके, बट इस सिनेरियो में अभी ऐसा सीन नहीं था। इस सिनेरियो में क्या है कि जो भी हमारा क्लाइंट्स है, जो भी यूज़र है, वो सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा सर्वर के साथ। सर्वर में उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड बना रहता है। जब वो पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड सही रहेगा, तो ये जो यूज़र है वो सक्सेसफुली सर्वर में लॉगिन हो जाएगा, और इस सर्वर में उसकी स्पेसिफिक एक्टिव डायरेक्टरी बनी होती है। एक्टिव डायरेक्टरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके रिलेटेड वीडियोस में जल्दी आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसका एक स्पेसिफिक यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी बनती है, और उस एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ करके यूज़र सक्सेसफुली उस पर लॉगिन होता है, और जो भी उसका डेटा हो, जो भी उसने बनाया हो, जो भी उसकी फाइल्स हो, वो पूरी की पूरी यहाँ इस सर्वर में
स्टोर होती है, स्टोर में सर्वर में स्टोर होती है। ओके, तो ये था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। बट कुछ सिनारियो में कुछ दिनों के बाद ऐसा सीन होने लगा कि जो हमारे क्लाइंट्स थे वो बढ़ने लगे, क्लाइंट्स बढ़ने लगे, और उनका जो वर्क है वर्कलोड भी बढ़ने लगा। और जब वर्कलोड बढ़ने लगा तो उस टाइम क्या हो गया कि आप मान के चलिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी फिलहाल के लिए 100 यूजर्स वर्क क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं या उनसे सर्विस ले रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन से 100 क्लाइंट्स सर्विस ले रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती चली गई, और उनके जब 100 क्लाइंट्स थे वहाँ पे हो गए 1000 क्लाइंट्स। ओके, 100 के 1000 क्लाइंट्स हो गए। तो 100 जो भी क्लाइंट्स थे उनका डेटा और उनके जो भी वर्क थे एक सर्वर में सक्सेसफुली स्टोर होता था। सर्वर को कोई इशू नहीं आता था, वो सक्सेसफुली मतलब अच्छी तरीके से वर्क करता था। बट जब 100 से 1000 क्लाइंट हो चुके हैं तो उनका जो डेटा भी है वो भी बढ़ चुका है, उनका वर्क भी है वो भी बढ़ चुका है। ओके, तो इस सिनारियो में क्या होने लगा, जो सर्वर है वो हैंग करने लगा, उसमें बहुत सारे मतलब इशू आने लगे, कुछ कुछ सर्वर क्रैश भी होने लगा। और इसी को मेंटेन रखने के लिए जो भी आईटी टीम थी उन्होंने इसको अपग्रेड करना स्टार्ट किया। ओके, इस सर्वर को क्या किया, अपडेट करना स्टार्ट किया। देखो कि आप कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई भी एक सर्वर हो या एक डेटा सेंटर हो, कोई भी पैनल हो, कोई भी सीपीयू, ऐसा पकड़े चलो डेस्कटॉप लैपटॉप कोई भी हो, उसको जब आप अपग्रेड करते हो तो उसका एक पीरियड होता है जिसको हम डाउन टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, डाउन टाइम बोलते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम सर्विसेज ऑन नहीं रहेगी, मतलब डाउन टाइम ही बोलते हैं एक्चुअली, मान डाउन टाइम पीरियड चल रहा होता है वो। तो उस डाउन टाइम पीरियड में सीन क्या होता है कि ये जो यूजर्स है ये सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाते, जितने भी यहाँ पे वो सर्विसेज ले रहे हैं ये सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाते। कब, जब डाउन टाइम पीरियड चल रहा होता है, जब अपग्रेडेशन चल रहा होता है इस सर्वर में। ओके, तो इस सिनारियो में क्या होता है कि मान के चलिए एक सबसे पहले आपको अलर्ट करेंगे कि हम अभी सर्वर को अपग्रेड कर रहे हैं और उसका डाउन टाइम पीरियड है 20 हाउस। ओके, 20 हाउस का उसका डाउन टाइम पीरियड है। तो इस टाइम में आप हमारी जो भी सर्विस हमको आप प्रोवाइड कर रहे हो अवेलेबल नहीं होगी, और ये डेट को हम ये करने वाले हैं। ओके, सर्वर में बहुत सारे होते हैं, फायरवॉल होता है, मतलब बहुत सारे और भी ये होते हैं, टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको अपग्रेड करने में बहुत टाइम जाता है। ओके, तो मान के चलो उन्होंने 12 हाउस का 12 हाउस का टाइम दे दिया है आपको। ओके, बट ऐसा भी नहीं होता कि इसी टाइम में जो आप उन्होंने बताया है कि अपग्रेडेशन प्लान उनका सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं है कि इस टाइम में सक्सेसफुल होगा, इससे पहले भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ओके, मान के चलो उन्होंने 12 बताया था बट लगा उनको 20। ओके, 12 बताया था लगा उनको 20, तो 8 आवर्स एक्स्ट्रा उनको टाइम लगा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। हाँ, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उनको 8 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो 8 आवर्स इनकी जो सर्विसेज थी वो स्टॉप थी पूरी की पूरी। तो इसका क्लाइंट का इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, और इसका इम्पैक्ट तो क्लाइंट पे पड़ेगा 100%। बट जब क्लाइंट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी पड़ता है। ओके, तो ये सिनारियो को कैसे हैंडल किया जाए। देखो, क्लाइंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ती जा रही है, क्लाइंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन तो ऐसे नहीं रख सकते, इसको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए एक नया कंसेप्ट से लेके नई कंसेप्ट लेके आए, उसका नाम था क्लस्टर कंप्यूटिंग। ओके, उसका नाम था क्लस्टर कंप्यूटिंग। ये है हमारा क्लस्टर कंप्यूटिंग का मॉडल। तो इस टाइप का मॉडल है। तो हमने जो इससे पहले देखा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, वहाँ पे आपने देखा था कि जो हमारा क्लाइंट था वो डायरेक्टली हमारे सर्वर से कनेक्ट था, उसका ऑथेंटिकेशन डायरेक्टली सर्वर से हो रहा था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो उसका ऑथेंटिकेशन है, जो ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है सर्वर की यूजर्स की, वो सबसे पहले कनेक्ट कर रहा है हमारे लोड बैलेंसर को, और लोड बैलेंसर जो भी रिक्वेस्ट है वो सर्वर को सेंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिनारियो ऐसा है, जितने भी हमारे यूजर्स हैं, जितने भी हम हमारे क्लाइंट्स हैं, वो सबसे पहले कनेक्ट करेंगे हमारे लोड बैलेंसर को, और लोड बैलेंसर क्या करेगा, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो सर्वर को शेयर करेगा। एक्चुअली लोड बैलेंस का वर्क यही होता है कि वो लोड मैनेज करता है।
मतलब जितना भी लोड आता है उसको उसके ऊपर यूज़र से और जो क्लाइंट्स है हमारे उनके तरफ से जितना भी लोड आता है वो लोड मैनेज करना ही काम है लोड बैलेंसर का। मान के चलिए कि मेरा यूज़र वन है, जो कि क्लाइंट्स वन है, ऐसा यूज़र वन है, उसने रिक्वेस्ट की लोड बैलेंसर को, तो लोड बैलेंसर वो रिक्वेस्ट सर्वर वन को भेज देगा। सर्वर यूज़र टू ने रिक्वेस्ट सेंड किया, सर्वर टू को शेयर किया उसने, यूज़र थ्री ने रिक्वेस्ट शेयर किया, उसने सर्वर थ्री को शेयर किया। अभी यूज़र फोर और यूज़र फाइव बाकी है। ओके, मान के चलिए कि यूज़र फाइव रिक्वेस्ट शेयर फोर ने रिक्वेस्ट शेयर किया तो वो सर्वर वन को करेगा, उसके बाद सर्वर फाइव ने किया तो सर्वर टू को करेगा। इसमें ऐसा भी सिनेरियो आता है कि यूज़र वन का जो वर्क है वो कम लोड का है, मतलब वहाँ पे इतना लोड नहीं है। ओके, और यूज़र टू का जो लोड है, यूज़र थ्री का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे जो सर्वर थ्री से कनेक्ट है यूज़र थ्री, उसका लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जब यूज़र फोर लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट करेगा तो वो इनडायरेक्टली जिस सर्वर पे लोड कम है उसी सर्वर पे ये उसकी रिक्वेस्ट शेयर करेगा और वहाँ से ऑथेंटिकेशन करके यूज़र फोर या यूज़र फाइव है वो सक्सेसफुली अपना डेटा है वो एक्सेस करेगा। अब ये जो सारे सर्वर्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो सर्वर वन में डेटा होगा वही डेटा सर्वर टू में होगा, वही डेटा सर्वर थ्री में होगा। यानी कि सर्वर वन कनेक्ट होता है सर्वर टू से, सर्वर टू कनेक्ट होगा हमारे सर्वर, सॉरी यहाँ से सही नहीं आ रहा, ओके, सर्वर टू कनेक्ट होगा सर्वर थ्री से, और सर्वर वन है एक ये कनेक्ट होगा सर्वर थ्री से, सर्वर वन कनेक्ट होगा सर्वर थ्री से। ओके, तो ये सिनारियो है। मतलब जब भी आप यहाँ पे मान के चलिए कि ये सर्वर वन हमारा स्टॉप हो गया, कुछ ही रीज़न से एक क्रैश हो गया, तो यूज़र्स जो है वो डेटा सर्वर टू से कलेक्ट करेंगे और सर्वर थ्री से कलेक्ट करेंगे। ऐसा भी मान के चलो कि सर्वर टू भी क्रैश हो गया तो जो हमारा सर्वर थ्री है वहाँ से जो हमारे यूज़र्स हैं वो डेटा कलेक्ट करेंगे। अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में 1000 जो क्लाइंट से वो सर्विस ले रहे हैं। ओके, 1000 क्लाइंट सर्विस ले रहे हैं। तो ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाएगी और वहाँ पे जो 1000 थे उसके हो गए अभी 3000 यूजर्स। ओके, 3000 क्लाइंट हो गए। अभी ये लोड बैलेंसर है वो तो अपना लोड बैलेंस कर रहा है, बट ये जो सर्वर्स हैं वहाँ पे लोड मैनेज नहीं हो रहा। लोड बैलेंसर मैनेज करता है ठीक है, बट एक हद होती है कि यहाँ तक वो लोड को मैनेज करेगा। अभी 1000 यूज़र का जो लोड था वो सक्सेसफुली मैनेज कर रहा था, अभी 3000 यूज़र्स है तो इनका लोड इस सारी सर्वर पे आ रहा है। तो कुछ कुछ देर में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सर्वर्स है वो सारे के सारे सर्वर क्रैश होते हैं। तो इस स्थिति को जान के हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम करेंगे एक और सर्वर ऐड। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और सर्वर बेसिकली यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे लोड बैलेंसर के साथ। ओके, ये जो सर्वर है हमारा लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट हो चुका है और उसी के साथ ये जो हमारा सर्वर है वो ऑटोमेटिकली सब सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, जब हम लोड बैलेंसर के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो इनका जो डेटा है वही डेटा इस सर्वर में भी होगा। ओके, तो कभी कभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन आती थी, अभी हम ये जो लोड बैलेंसर है, ओके, ये जो लोड बैलेंसर है वो यहाँ पे थ्री सर्वर को कनेक्ट है। तो मान के चलिए अब अभी ये थ्री सर्वर के जगह 10 सर्वर मैंने इस लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट किए हैं। ओके, तो इस सिनारियो में क्या होगा, जब 10 सर्वर एक ही लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट होंगे तो उन सर्वर का जो लोड हैंडल कर रहा है एक लोड बैलेंसर के बस की बात नहीं होगी। मतलब वो लोड हैंडल कर सकता है बट कुछ ही समय के बाद वो क्रैश भी हो सकेगा और उसमें कुछ इशू आने स्टार्ट होंगे। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया लोड बैलेंसर जो LB2 करके है, LB2 लोड बैलेंसर 2 है,
और ये लोड बैलेंसर 2 लेके मैंने क्या किया, जितने भी मेरे सर्वर से उस सर्वर को कनेक्ट किया। ओके, ये 10 पकड़ के चलो, ये भी हमारा 10 अलग से सर्वर से। ओके, तो इस सर्वर में जाके मैंने LB लोड बैलेंसर 2 को कनेक्ट किया, और ये लोड बैलेंसर 2 लोड बैलेंसर 1 को जाके मैंने कनेक्ट किया। ओके, अभी क्या होगा कि जब मेरा लोड बैलेंसर 1 स्टॉप हो जाएगा, उसमें कुछ मुझे अपग्रेडेशन करना हो, तो एक डाउन पीरियड होता है। ओके, तो उस डाउन पीरियड में मैं इस ये जो लोड बैलेंसर 1 है उसको अपग्रेड करूँगा, और जो लोड बैलेंसर 2 है वो मेरा स्टार्ट रहेगा। ओके, लोड बैलेंसर 2 स्टार्ट रहेगा और लोड बैलेंसर 1 जो है वो स्टॉप रहेगा। बट जो मेरा डाउन टाइम पीरियड था, वो डाउन टाइम पीरियड मेरे यूजर्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोड बैलेंसर 2 है वो सर्विस उनकी जो भी रिक्वेस्ट है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, तो ये था हमारा क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर आपने एक नोटिस किया होगा कि मैंने जो डेटा सेंटर का नाम दिया है, वो डेटा सेंटर है मेरा ये वाला, जो इंडिया में है पुणे हिंजेवाड़ी फेज 2 में है मेरा डेटा सेंटर। ओके, तो मान के चलिए वहाँ पे ऐसा कुछ इश्यू आ गया कि जिस रीज़न से मुझको मेरा जो डेटा सेंटर है तो स्टॉप करना पड़ा, मतलब बंद रखना पड़ा। कोई इलेक्ट्रिसिटी इशू आ गया, और कुछ भी इशू हो सकता है जिस रीजन से मुझको ये मेरा डेटा सेंटर है ये स्टॉप करना पड़ा। ओके, ये जो डेटा सेंटर है ये स्टॉप करना पड़ा। ओके, तो इस सिनेरियो को अभी क्या कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि देखो कि कुछ नेचुरली इशू आने के बाद तो मुझे डेटा सेंटर स्टॉप करना पड़ेगा। जब मैं मेरा डेटा सेंटर स्टॉप करूँगा तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो सर्विसेज है ये सारी सर्विसेज भी स्टॉप हो जाएगी। ओके, और जब वो सर्विसेज स्टॉप हो जाएगी तो क्लाइंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो नई कंसेप्ट आई उसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ओके, जब भी हम फोर्थ जो टाइप्स है ग्रिड कंप्यूटिंग, अब हम अभी देखते हैं। जो हमारा फोर्थ कंप्यूटिंग का टाइप है वो है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में डेटा सेंटर बनाई है, जो कि एक डेटा सेंटर इंडिया में होस्टेड है, दूसरा यूएस में होस्टेड है, और तीसरा जो है हमारा यूके में होस्टेड है। और यहाँ पे मैंने एक बेसिक एक यूज़र रखा हुआ है। तो मान के चलिए, चलो मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो इंडिया का डेटा सेंटर है वो डेटा सेंटर कनेक्ट होगा यूएस के साथ। यूएस का डेटा सेंटर जो भी हमारा है वो कनेक्ट होगा यूके के साथ, और इंडिया और यूके के जो डेटा सेंटर है आपस में कनेक्ट होंगे यहाँ पे। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो यहाँ पे देखिए, जो इंडिया के डेटा सेंटर में जो डेटा होगा वही डेटा हमारे यूएस के डेटा सेंटर में होगा, और यूएस के डेटा सेंटर में जो डेटा होगा वही डेटा यूके में होगा, और यूके में जो डेटा होगा वही इंडिया में होगा यहाँ पे। तो बेसिकली हम क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या देखें कि जब कोई नेचुरली इशू आ गया और उसी रीज़न से डेटा सेंटर हमने बंद किया, तो हमारे जो यूज़र है वो यूज़र की जो सारी सर्विसेज थे वो भी बंद हो जाएगी। अभी मान के चलिए कि ये जो मेरा यूज़र्स था, ये यूज़र कनेक्ट था इंडिया के डेटा सेंटर से। ओके, और इंडिया के डेटा सेंटर में कुछ ऐसा इशू आ गया जिसकी वजह उसको बंद करना पड़ा। ओके, तो ये यूज़र ऑलरेडी हमारे पास अदर कंट्रीज़ में भी हमारे डेटा सेंटर है, तो वो यूज़र जो है वो यूएस से भी उसका डेटा ले सकता है और यूके से भी उसका डेटा ले सकता है। मतलब उसको कोई इशू नहीं आएगा, उसका वर्क नहीं रुकेगा, वो रेगुलर उसका वर्क करता रहेगा, उसका रेगुलर वर्क स्टार्ट रहेगा। ओके, मान के चलिए कि ऐसा सिनारियो आ गया कि उसका जो यूएस का भी डेटा सेंटर को कुछ इशू आ गया, तो वो उसका डेटा जो है वो यूके की एंड से लेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर्स होते हैं। मैंने बेसिकली आपको 3 ही डेटा सेंटर यहाँ पे दिखाए हैं, 20-25 से ऊपर डेटा सेंटर्स होते हैं। जो भी अभी आपको मालूम है कि AWS हो गया हमारा, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर हो गया, गूगल है, वैसे IBM है, इनके डेटा सेंटर्स हर कंट्री में प्रेजेंट्स हैं। तो ऐसा सीन यहाँ पे है। तो देखो कि आप कभी एजूर, AWS, गूगल का एक चार्ट ओपन कीजिए जहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी जोन होते हैं उनके। ओके, जो सर्विस प्रोवाइडर है, टॉप सर्विस प्रोवाइडर है ये अभी क्लाउड के, तो उनके अवेलेबिलिटी जोन है। तो उस जहाँ पे उनका अवेलेबिलिटी होगी, जो जोन होगा अवेलेबिलिटी का, वहाँ पे आपको डॉट 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 दिखेंगे। उस मैप पे उन्होंने एक मैप बनाए होते हैं, वहाँ पे डॉट 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 दिखेंगे।
तो वो जो मैप है ना, वो मैप एक ग्रिड की तरह दिखता है, मतलब ऐसा डॉट 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 होने के कारण ग्रिड की तरह दिखता है। तो इसीलिए इस कंप्यूटिंग को ग्रिड कंप्यूटिंग नाम दिया गया। ओके, इसीलिए इस कंप्यूटिंग को क्या नाम दिया, ग्रिड कंप्यूटिंग। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। देखो अभी आप बोलेंगे ये तो कंप्यूटिंग ठीक था, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या ज़रूरत थी, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आया। कैसा सीन है यहाँ पे कि ये जो अभी डेटा सेंटर्स आप देख रहे हो, ये डेटा सेंटर अलग अलग कंट्री में बनाए हुए हैं। जब आप एक डेटा सेंटर अलग कंट्री में बनाने जाते हो तो आपको उसके लिए बहुत टर्म्स एंड पॉलिसीज, बहुत कंडीशंस होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। और उतने आपके पास बजट होना ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कि उतना खर्चा वहाँ वहाँ की सिटी में जाके, वहाँ के कंट्री में जाके आपको करके वहाँ पे डेटा सेंटर ओपन करने के लिए आपके पास उतना खासा बजट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मान के चले मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन है, नई ऑर्गेनाइजेशन मैंने ओपन की है, और मुझे अभी ऐसा इंडिया में भी डेटा सेंटर चाहिए, यूएस में चाहिए, यूके में चाहिए, सिंगापुर में चाहिए। सिंगापुर तो बहुत प्रीपेड लोकेशन है डेटा सेंटर के लिए, तो यहाँ पर मुझे डेटा सेंटर्स चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि देखो मेरे पास इतना बजट नहीं है, तो मैं अभी क्या करूँ। मुझे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए और कुछ इशू भी ना है मेरे बिजनेस में, मेरे पास अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है और मुझे इन फ्यूचर में बहुत मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होने वाली है। तो इन फ्यूचर में मैं क्या करूँ, तो वहाँ पर एक सवाल आ जाता है। तो इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है एनआईएसटी करके, उन्होंने स्टार्ट किया क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, उन्होंने ये कंसेप्ट सबसे पहले लाई कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली में क्या है। तो लास्ट हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी टाइप है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग जो कंट्रीज है वहाँ पे मैंने डेटाबेस, यहाँ पे डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं, क्लाउड प्रोवाइडर एंड सर्वर्स। ओके, ये जो हम इसको ऐसा भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूज़र सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्ट करता था सर्वर से। डायरेक्टली आपने सर्वर से कनेक्ट करके जो भी सर्वर यानी मतलब डेटा सेंटर से अपने कनेक्ट करके उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करके लेता था। बट इस सिनारियो में आप देख सकते हो जो यूज़र है, जो हमारा क्लाइंट है, सबसे पहले कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट को। ओके, इससे पहले क्या करता था, वो डायरेक्टली जाके हमारे डेटा सेंटर को कनेक्ट करके डेटा सेंटर जो भी उसको चाहिए, सर्विस चाहिए, वो लेता था और वहीं पे मतलब उसका वर्क कर लेता था। बट इन दिस सिनारियो हम क्या देख रहे हैं कि यूज़र हमारा कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट से, और इंटरनेट से वो अब देख रहे हो कि वो अलग अलग डेटा सेंटर में यहाँ पे कनेक्ट किया है। ओके, बेसिक ये सीन है यहाँ पे। तो एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है मैं अभी भी बता देता हूँ। आपको वैसे मालूम है कि हमारे जो अभी क्लाउड प्रोवाइडर्स है उनमें टॉप में आते हैं सबसे पहले AWS, उसके बाद आते हैं अज्यूर जो कि तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो हमारे प्रोवाइडर्स है, टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स, वो है अज्यूर जो कि सॉरी AWS जो कि अमेजोन का है। सेकंड में आता है अज्यूर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का ही है, IBM का है। ओके, तो मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, ये जो क्लाउड की कंसेप्ट है ये अमेरिकन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो NIST, उन्होंने ये लाई है। ओके, बट जिन्होंने वो कंसेप्ट लाई उनसे ज़्यादा उसको एक्चुअली पिकअप किया है उन्होंने, वो है AWS, अमेजोन ने। तो अमेजोन ने वो कंसेप्ट को क्या कैप्चर किया अच्छी तरीके से, उसको अच्छी तरीके से पिकअप किया, और हर कंट्री में, जितने भी कंट्री में उनको पॉसिबल हो उस कंट्री में जाके उन्होंने अपने डेटा सेंटर ओपन करना स्टार्ट किया। बहुत बड़ा मतलब एजूर, गूगल, IBM का भी जितना बड़ा ये नहीं है मार्केट, नहीं सिस्टम नहीं है, उतनी बड़ी मार्केट सिस्टम AWS की अकेले की है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ओके, तो सिनारो ये था कि AWS ने क्या किया, ये जो ट्रिक थी, ये जो कंसेप्ट थी, वो सबसे पहले पिकअप की
और हर कंट्री में जाके मान के चलो, इंडिया में, यूके में, यूएस में, सिंगापुर में इन्होंने जाके अपने डेटा सेंटर ओपन किए। और नेट पे जाके सिंपल सा उन्होंने एक पोर्टल बनाया अपना AWS नाम से। और इंटेल पे जाके उन्होंने क्या बोला कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जितना भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जितना भी चाहिए हो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। 99.99% उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। वो कभी आपको डाउन पीरियड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, डाउन पीरियड उसका नहीं होगा। हर सर्विस जो भी चाहिए, जो सर्विस चाहिए हम उसके लिए आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, बस आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है, हमारा पोर्टल है AWS, वहाँ पे जाके हमारी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी है। ओके, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उसके लिए रिक्वेस्ट डालो, डायरेक्टली एक विदिन 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा। ओके, और जितनी आपने सर्विस यूज़ किया है, जितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया है, उतने ही पैसे हमको दे दो। ओके, बेसिक फंडा है, पे एज यू गो। जितना आप यूज़ करोगे उतना ही पे करना है। मान के चलिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, और मुझे एक वेबसाइट डेवलप करनी है, और वेबसाइट डेवलप करने के लिए मुझे टाइम चाहिए 30 डेज़ का। ओके, मैंने एजूर से, एजूर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लिया। बट सीन ऐसा हो गया कि ये जो 30 डेज थे, वो मेरी जो वेबसाइट के लिए मुझको 20 डेज में ही वो मेरी वेबसाइट हो गई कंप्लीट। तो मैं क्या करूँगा, मैंने 30 डेज के लिए उनको बोला था कि मैं वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझको 30 डेज के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए। बट एक्चुअली मेरी जो वेबसाइट है वो 20 डेज में सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। तो वो एजूर वाले क्या करेंगे, आपने देखो, आपने 30 डेज के लिए हमको बोला था, बट आपने आपकी वेबसाइट 20 डेज में ही कंप्लीट की है, तो 10 दिन का जो एक्स्ट्रा होता है वो हमको नहीं चाहिए। जो भी आपने 20 दिन के लिए यूज़ किया है उतना ही पैसे हमको दे दो, और जो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो कंटिन्यू करो, नहीं तो आप यहाँ पे रोक सकते हो। ओके, ये बेसिक फंडा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। मतलब जितना आपको चाहिए हमारे हमारे यहाँ से सर्विसेज ले लो, उतना ही हमको पैसे दे दो। अब देखो कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब सीन क्या है कि यूज़र डायरेक्टली कनेक्ट करता है इंटरनेट से, इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट से वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है डेटा सेंटर से, डेटा सेंटर के बाद सर्वर से। ओके, जो भी प्रोसेस होगी। ओके, सबसे पहले कनेक्ट करता है इंटरनेट को, इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ओके, यूजर सबसे पहले कनेक्ट करता है इंटरनेट को, इसके लिए इसको इंटरनेट कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। तो ये बेसिक फंडा है यहाँ पे। अभी देखा जाए तो एजूर भी बहुत बहुत, मतलब अमेजोन की मतलब AWS से भी ज़्यादा स्पीड से अभी ये हो रहा है, डेवलप हो रहा है एजूर। सबसे डेवलपिंग में एजूर टॉप 1 में है अभी। बट मार्केटिंग में देखा जाए तो AWS टॉप 1 में है। AWS के बाद एजूर है, एजूर के बाद गूगल है, गूगल के बाद IBM है, और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये जो क्लाउड है अभी 20 या 25 ईयर तक अभी चलने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। तो आज की इस वीडियो में हमने सक्सेसफुली देखा है कि जो कंप्यूटिंग थी एक्चुअली क्या है और उसके टाइप कितने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो वीडियो है, मेरा ये फर्स्ट ही वीडियो है, अभी मैंने स्टार्ट किया है बनाना, तो ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट्स, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इसके रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस है, मैक्सिमम जिस टॉपिक पे मुझे क्वेश्चंस आएंगे उसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।